वानगांव नाम का एक कस्बा था। नमन वहाँ अपने गरीब परिवार के साथ रहा करता था। नमन की माँ सुकन्या लंबी बीमारी से गुजर रही थी, जिसे लेकर नमन बेहद परेशान रहा करता था। माँ की बीमारी के कारण नमन अपनी पढ़ाई भी पूरी न कर सका। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन शहर जाकर नौकरी ढूंढ लूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, शायद बाबा हमें वहाँ मिल जाए। बेटा, तुम्हारे पिताजी को लापता हुए 25 साल बीत गए हैं। तुम कितनी बार शहर जाकर छानबीन कर चुके हो, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अब उम्मीद करना ही गलत है। माँ, मुझे पूरा यकीन है कि बाबा को मैं इस बार जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। तुम्हें मेरी तबीयत के बारे में बेहद अच्छे से पता है। मैं इस झोपड़ी में अकेले नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जो होगा हम दोनों साथ में देख लेंगे। माँ बेटे दोनों ही अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर शहर के लिए रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद रमन ने देखा कि उनके पास रखा पानी खत्म हो चुका है। मुझे बेहद प्यास लगी है बेटा, कहीं से पानी लेकर आ, वरना मैं गश्त खाकर यहीं गिर जाऊंगी। आप यही पास वाले बगीचे में बैठ जाइए, मैं तब तक पानी लेकर आता हूँ और जल्दी आता हूँ। आप फिक्र मत कीजिएगा। बेटा, जितना तुमने दिलासा दिया है ना, उतने में तो तुम जाकर पानी ले आते। जाकर ले आ। नमन पास के कस्बे में पानी ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन हर जगह उसे खाली सड़कें और सिर्फ दरख्त ही नजर आ रहे थे। और उन्हीं सड़कों पर उसे एक घर दिखाई देता है, जो कि ठीक पहाड़ों के बीच में था। उस घर को देखते ही नमन खुश हो जाता है। वहाँ एक घर नजर आ रहा है, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा, बस पानी मिल जाए। नमन उस घर में जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। कोई है? कोई है? यहाँ पर कोई है? मेरी माँ का प्यास से बुरा हाल हो चुका है, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए, दरवाजा खोलिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, रुको बेटा, मैं आया। उस बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला और मटके से पानी निकाला और ग्लास में लाकर उसे देते हुए बोला, चलो चलो, जल्दी से चलो, मेरे पास ये पानी रखा हुआ है, ये उन्हें पिला दो। साथ ही मैंने कुछ जामुन लिए हैं, उन्हें ये जामुन खिलाकर पानी पिला देना, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसा आप कहे, ये चीज मुझे दे दीजिए, मैं आपसे वहाँ पहले पहुँच जाऊंगा। नमन उस आदमी से सारी चीजें लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। पानी पानी पानी, जल्दी ले आओ बेटा। माँ, तुम फिक्र मत करो, ये लो पानी, मैं लेकर आ गया हूँ माँ। और सबसे पहले ये जामुन खा लो। उस जामुन को खाकर नमन की माँ बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, जिसे देखकर नमन बेहद हैरान हो गया। माँ, अब तो एकदम बदल गई है, ये सब क्या है? मैंने आपको इतना ठीक तो कभी नहीं देखा। मैं खुद ये बात नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर ये सब माजरा क्या है और तुम्हें ये जामुन कहाँ मिले। और उस जामुन का स्वाद एकदम जाना पहचाना था। इतने में ही वहाँ पर वो शंकर आ जाता है, जिसे देखकर नमन की माँ सुकन्या हैरान हो जाती है। आप यहाँ? नमन नमन नमन, यही तुम्हारे पिताजी हैं जिन्हें हम शहर ढूंढने के लिए जा रहे थे। बाबा, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुम्हें सारी सच्चाई अच्छे से बताता हूँ। उस वक्त गांव में बाढ़ आ चुकी थी, पास का ही एक डैम खुलने की वजह से सारा पानी कस्बे के अंदर आ गया था। अरे शंकर, जल्दी से अपने परिवार को उठाकर उनके रिश्तेदारों के पास भेज दो। डैम खुलने की वजह से इस कस्बे में पानी आ चुका है और जल्दी सारा कस्बा डूब जाएगा। ये तुमने ठीक कहा भाई, मैं अभी ऐसा ही करूँगा। उस वक्त शंकर ने ठीक वैसा ही किया। अपने बच्चे नमन और अपनी बीवी सुकन्या को रिश्तेदारों के पास भेज दिया। तुम दोबारा इस डूबते हुए कस्बे में मत आना, मैं तुम्हारे पास जल्द ही आऊँगा। आप जल्दी से हमारे पास आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। बस नमन बेटे का ख्याल रखना। उसके बाद मैंने एक खबर सुनी कि रास्ते से जाती हुई बस खाई में गिर गई है। फिर मैंने सोचा कि मैंने मेरा परिवार खो दिया है और इस जगह में बस गया।
मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार सही सलामत है। आपका परिवार सलामती से बिल्कुल भी नहीं है और बाप के प्यार के लिए तरसा हूँ मैं। और एक आप है कि यहाँ रहकर जामुन खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। चुप रहो नमन। पिताजी से कोई ऐसे बात करता है क्या? आवाज नीची रखो। भला हो उस ऊपर वाले का जिसने मुझे अपने परिवार से मिलाया। तुम्हारा दिया हुआ जामुन का दरख्त आज बहुत बड़ा हो गया है। मैंने उसे संभाल कर रखा था। वो कोई मामूली जामुन का दरख्त नहीं है, उसमें कई सारी ताकतें हैं। मैं कुछ समझा नहीं, ये कैसे जामुन का दरख्त है? इससे क्या होता है? ये जामुन कई हजार सालों में एक बार ही फलता है। उस दरख्त के जामुन को खाते ही लोग तंदुरुस्त और ठीक हो जाते हैं। हम अपनी गरीबी इस जामुन की मदद से खत्म कर सकते हैं। बेटा, मैं मेरे परिवार को पाकर ही खुश हूँ। चलो वहाँ उस घर पर चलकर तुम जामुन के दरख्त को देखो। नमन अपने पिता और अपनी माँ के साथ जाकर उस जामुन के दरख्त को देखता है कि वहाँ पर एक विशाल जामुन का दरख्त वहाँ खड़ा है, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। वो पूरा दरख्त बेहद सारे जामुन से भरा हुआ होता है। माँ, इस जामुन से हम बेसहारा लोगों को ठीक करेंगे, कम पैसों में ही। बेटा, तुम्हारी सोच नेकी की है, लेकिन यहाँ के लोग बेहद बेसहारा और गरीब है। वो जामुन नहीं खरीदेंगे। तुम कोई और काम के बारे में सोच सकते हो। बाबा, क्या मैं बिरयानी की दुकान खोल सकता हूँ? ये पहाड़ी इलाका है, थोड़ी ही दूर कस्बे में चले जाएंगे और वहाँ जाकर अपने बिरयानी बेचने का कारोबार करेंगे। तुम ऐसा जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही करो। नमन ने बिरयानी का ठेला खोल दिया और अपने पास के कस्बे में जाकर बिरयानी बेचने लगा। बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी, जो खाए उसका दिल भराए। बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कितने का दिए भाई? सिर्फ 50 रुपए, और वो भी पेट भर। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा है। दे दो, मेरे परिवार के लिए पूरे 200 रुपए का। जी। ऐसे ही नमन की बिरयानी बेहद ज्यादा चर्चित हो गई। कुछ दिन निकल चुके थे। नमन पूरी मेहनत से अपना काम किया करता था और अपने माँ पिताजी की सेवा भी किया करता था। इस बात से उसके माँ और पिताजी दोनों बेहद खुश थे। माँ, मैं आपके लिए ये मंगलसूत्र लेकर आया हूँ, सोने का। अरे वाह बेटा, तुम हमेशा ऐसे ही तरक्की करो और बेहद काबिल बनो। सब बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ गांव का मुखिया रोते हुए आया। शंकर, शंकर, अरे ओ शंकर, मेरे कस्बे को बचा लो, मेरे कस्बे को बचा लो, बड़ी परेशानियां हो गई है। ठहरो जरा, सांस लो, बताओ हुआ क्या? ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो भागे भागे इतने दूर से आए हो कस्बे से? मेरे गांव में परेशानी आन पड़ी है। गांव का हर आदमी बीमार है। कस्बे में एक बीमारी फैलने के वजह से सब लोग परेशान और हताश है। मैं कस्बे के बाहर था, इसी वजह से मैं बच गया। मेरा परिवार तक इस बीमारी के चपेट में आ चुका है। लेकिन इस बीमारी के बारे में तुम किसी डॉक्टर या वैद्य को क्यों नहीं बता देते? उस परेशानी के डर से इतने लोग परेशान हैं कि मैं क्या बताऊं। बाबा, हम उनकी मदद जादुई जामुन से कर सकते हैं। हम जामुन को बिरयानी में मिलाकर उन्हें खिला देंगे, जिससे वो एकदम ठीक हो जाएंगे। ऐसे में हमें उन्हें सिर्फ जामुन खिलाना चाहिए। नहीं माँ, उस कस्बे में हमारे बिरयानी बहुत बिकती है। जामुनी बिरयानी खाकर उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे। नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। बेटा, बस उन्हें ठीक कर दो, तुम्हें मुंह मांगी कीमत हम देंगे। नमन ने जादुई जामुन के पेड़ से बेहद सारे जामुन तोड़े और बिरयानी बनाकर उसमें जामुन डाल दिए। और ये हो गई हमारी जामुन की बिरयानी तैयार। नमन और मुखिया जी मिलकर पूरे कस्बे में जामुन बिरयानी बांटते हैं। जैसे जैसे सब लोग जामुन की बिरयानी खा रहे थे, उस जामुन के जादू से सब लोग ठीक होते जा रहे थे। मुखिया इस चीज को देखकर बेहद खुश था। बेटा, अगर आज तुम ना होते तो मेरा कस्बा तबाह हो चुका होता। लाख लाख शुक्र है तुम्हारा, ये तो मेरा फर्ज था। जामुन बिरयानी खाते ही सब ठीक हो गए
और ये बात सारी जगह आग की तरह फैल गई। सारे ही नमन से जामुन बिरयानी खरीदकर खाने लगे और नमन की तारीफें करने लगे। नमन के पूरे परिवार को नमन पर नाज था और फिर सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। बोरा गांव में एक छोटा सा स्कूल है जो कि बहुत साल पुराना है। स्कूल की हालत बेहद खराब है। बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और उन पर दीमक लगी हुई है। ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई है। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल के छत से पानी भी टपकता है। बच्चों, जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो, अभी बारिश होने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियाँ भीग जाएंगी। बारिश में काफी भीग जाने की वजह से सभी अपना होमवर्क चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते हैं। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती है और उन्हें नया होमवर्क देकर घर भेज देती है। ठीक है बच्चों, कल सब अपना होमवर्क करके आना और अभी सीधे घर चले जाओ। कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और अगर बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से सीधा घर चले जाएंगे। सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैडम भी स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताला लगा देती है और अपने घर निकल जाती है। सबके निकल जाने के बाद तेज बारिश होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आता है। तेज तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती है तो देखती है कि स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था। जैसे तैसे करके हम इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा। अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है और उनको इस बारे में बताती है। मुखिया जी, हमारा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है। हमें स्कूल के लिए नए बिल्डिंग की जरूरत है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं नई बिल्डिंग बनवा सकूं, हैं? पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख लीजिए, मैं उस पर साइन करके ग्राम प्रधान की मोहर लगाकर कार्यालय में जमा करवा दूंगा, ठीक है? टीचर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया को देती है। मुखिया उस पर प्रधान की मोहर लगाकर उसको अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी इंजीनियर उस स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने नए स्कूल का नक्शा बना लिया है। मैं इसकी कॉपी ऑफिस में जमा कर दूंगा। जैसे ही सरकार की तरफ से बजट पास होगा, नए स्कूल बनने का काम शुरू हो जाएगा। टीचर को नया स्कूल का नक्शा देने के बाद इंजीनियर वहाँ से चला जाता है और सरकारी ऑफिस में स्कूल का नक्शा दे देता है। पर सरकारी अफसर इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बहुत वक्त गुजर जाने के बाद भी स्कूल बनने का काम शुरू नहीं होता है। कई महीने इंतजार किया, अब तो 1 साल होने को है। अभी तक नया स्कूल बनने का कोई आसार नहीं नजर आ रहा। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में इंजीनियर से बात करने के लिए उनके ऑफिस जाती है। आइए मैडम, बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा? 1 साल बीत चुका है। बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अब आपको क्या बताऊं मैम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, वो पास भी हो गया था। सरकार की तरफ से जो स्कूल बनाने के लिए बजट आया था, उस पैसे को सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है। सरकारी अफसरों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इन लोगों ने तो बच्चों की तालीम को भी नहीं छोड़ा। कम से कम इस स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, बेचारे बच्चों का भला हो जाता। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैडम, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया था। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के मुस्तकबिल को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो क्या हुआ, मैं दरख्त के नीचे बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन बच्चों की तालीम में कोई रुकावट नहीं आने दूंगी। अगले दिन से टीचर सभी को एक बड़े दरख्त के नीचे पढ़ाना शुरू करती है। सभी बच्चे अपने इस तरह की क्लास से बेहद खुश थे, पर तभी अचानक बारिश शुरू होती है और बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे, कहाँ जा रहे हो? आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। कुछ बच्चे पास में पड़े खराब रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। मैडम भी रिक्शा के अंदर चली जाती है और आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। ये तो हमें अच्छी जगह मिल गई है बच्चों।
हम लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैडम, पर इस रिक्शा में तो सिर्फ हम 4 लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कोई हल निकालती हूँ। तुम आज का अपना लेसन कंप्लीट करो और घर चले जाओ। मैं कल तक नए स्कूल का इंतजाम करती हूँ। सभी बच्चों के जाने के बाद मैडम एक रिक्शा मैकेनिक के पास जाती है। मुझे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ मैडम, कोई बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ जो आपके लिए स्कूल बनाकर दे दूँ। मुझे रिक्शा का ही स्कूल बनाना है, पत्थर का नहीं, इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। रिक्शे का स्कूल? पर कैसे? मैंने तो आज तक कभी भी रिक्शे का स्कूल ना देखा है ना सुना है, पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ। मैडम, मैं एक गरीब आदमी हूँ, ये देखकर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और अगर मजाक नहीं कर रही है तो आप खुद ही बता दीजिए कि रिक्शा का हम स्कूल कैसे बना सकते हैं। देखो, वहाँ पर बहुत टाइम से कुछ खराब रिक्शे पड़े हैं, क्या तुम उन सभी को जोड़कर एक ऐसा रिक्शा स्कूल तैयार कर सकते हो जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ सकें? अच्छा, तो ऐसी बात है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? यह तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। आप सब मेरा कमाल देखते जाइए। मैं सभी खराब रिक्शा को जोड़कर एक ऐसी स्कूल बनाऊंगा कि आप देखती रह जाएंगी। अब वो मैकेनिक सारे खराब पड़े हुए रिक्शा को एक जगह इकट्ठा करता है और एक एक करके जोड़ देता है। ये लीजिए मैडम, आपका रिक्शा स्कूल चकाचक बनकर तैयार हो गया है। अंदर में ब्लैक बोर्ड फिट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जो भी बिल हुआ है वो मुझे दे दो, मैं पे कर दूंगी। कैसी बात कर दी है मैडम आप? बच्चों के भविष्य के लिए आप इतना कुछ कर रही है और मैं इतना भी काम नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी मेरी बेटी स्नेहा को आप ही पढ़ाती है ना? ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। अब टीचर रिक्शा स्कूल के ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे चलाने लगती है और बच्चों के घर जाकर उनको पिक करती है। एक औरत को रिक्शा चलाता देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर टीचर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अरे वो देखो, औरत रिक्शा चला रही है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को उनके घर से पिक करती है और सभी को रिक्शा स्कूल के अंदर पढ़ाती है और छुट्टियां होने पर सभी को घर पर ड्रॉप कर देती है। सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, सभी ने टॉप किया है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को नई क्लास के लिए ऑल द बेस्ट। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है कि एक टीचर स्कूल न होने की वजह से रिक्शा में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाती है। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो सरकार उन घूसखोर अफसरों को नौकरी से निकाल देती है जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का पैसा खाया था, और टीचर को उसके इस नेक काम के लिए अवार्ड से सम्मानित करते हैं।